और अब बात सरकार के कड़े रुख की। सरकार का कड़ा रुख क्या हुआ कि गद्दार बैकफुट पर आ गए हैं। मोदी सरकार ने जेकेएलएफ फ्रंट को बैन करने के लिए कड़ा कदम उठाया, तो कुछ ऐसे भी थे जिन्हें सबसे ज्यादा टीस होने लगी। और इस फहरिस्त में सबसे पहले नाम है जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने जेकेएलएफ बैन पर सवाल उठा दिए हैं। यासिन, जिनके ऊपर आरोप लगा है कि वो न सिर्फ टेरर फंडिंग करते हैं बल्कि आतंकियों की सहायता भी करते हैं, तो यासिन मलिक के ऊपर जब आरोप लग रहे थे, इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने कड़ा कदम उठाया। मोदी सरकार ने यासिन मलिक के संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को आतंक विरोधी कानून के तहत बैन कर दिया है। और इस बैन के साथ ही महबूबा मुफ्ती को भी टीस लगनी शुरू हो गई है। महबूबा मुफ्ती के सुर में सुर उमर अब्दुल्ला ने भी मिला दिए हैं। इसी पर देखिए हमारी आज की खास पेशकश। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन पूरी खबर आपको बता देते हैं। अलगाववादी नेता यासिन मलिक आतंकी गतिविधियों का समर्थन करते हैं, ये आरोप लगे हैं। केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा ने भी इस बात को स्वीकार किया है। वहीं सरकार ने जेकेएलएफ फ्रंट को अधिनियम 1967 के तहत बैन कर दिया है। रविंद्र रैना इस पर क्या कुछ कह रहा है, ये सुन लेते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है और जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद की चिंगारी लगाने वाली जेकेएलएफ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जेकेएलएफ वो आतंकी संगठन है जिसने 90 के दशक में कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवाद की आग लगाई, जिसमें असंख्य बेगुनाह लोगों की जानें चली गई। कांग्रेस की सरकारों ने यासीन मलिक और जेकेएलएफ के लोगों को पाल पाल के रखा था। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकारों ने आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी थी और आतंकवादियों को अलगाववादी नेता बना दिया। लेकिन इस देश के अंदर अब नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, देशभक्तों की सरकार है, हिंदुस्तानियों की सरकार है। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार तिरंगे झंडे की सरकार है। यहाँ अलगाववादी, आतंकवादी, जेकेएलएफ, हुर्रियत और जमाते इस्लामी जैसे पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ मौत है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दिया, ये सुन लेते हैं। फरवरी 2019 को केंद्र सरकार ने जमाते इस्लामी JNK को भी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित किया था। उस समय यह स्पष्ट किया गया था कि जमाते इस्लामी JNK जमाते इस्लामी हिंद से बिल्कुल पृथक संगठन है। 1953 से इसका अलग संविधान है और कश्मीर के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को जमाते इस्लामी JNK के द्वारा ही एक प्रकार से खड़ा किया गया और हर प्रकार की सहायता हिजबुल मुजाहिदीन को इनके द्वारा उपलब्ध कराई जाती रही है, जैसे रिक्रूट्स, फंडिंग, शेल्टर, लॉजिस्टिक्स इत्यादि। वही रक्षा विशेषज्ञ PK सहगल इस पर क्या कुछ कह रहा है, ये सुन लेते हैं। 32 साल से ये देशद्रोह में लगा हुआ है, उसके बावजूद अभी 32 साल के बाद इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाई तो बहुत पहले होनी चाहिए थी और इस कार्रवाई से साफ तौर पे कश्मीर के माहौल में उछाल आएगा। मुझे इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। इनकी सिक्योरिटी तो पहले विड्रॉ कर ली है, लेकिन सिक्योरिटी विड्रॉ करना काफ़ी नहीं है। ऐसे शैतान को तो हमेशा हमेशा के लिए जेल में रखना चाहिए, ताकि इसकी और इनको वैली से निकाल देना चाहिए, ताकि इनकी इन्फ्लुएंस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। भाई मेरा पहला कमेंट तो ये होगा, देर आए दुरुस्त आए। ये सबसे पुरानी, जिसे कहा जा सकता है कि सबसे पुरानी मिलिटेंट तंजीम है जम्मू एंड कश्मीर की। एक ज़माने से ये लोग चल रहे हैं, पता नहीं कितनी इन लोगों ने किडनैपिंग की, मारा है लोगों को, डिप्लोमेट्स को मारा, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को मारा, किडनैपिंग की है। रुबैया सईद की भी किडनैपिंग इन्हीं ने की थी। और लेकिन ये हमेशा कुछ ना कुछ बचते रहे हैं। खुद यासीन मलिक भी इन्वॉल्व है इन सब मर्डर और करवाने में और इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व रहे हैं। और
बेगुनाह लोगों की जान की, हज़ारों कश्मीरी पंडितों के ऊपर इन्हीं ने जो वहाँ पे जुल्म हुए थे उसमें सबसे बड़ा रोल इनका था वहाँ पे, और जिसके कारण उनको वहाँ से पलायन करना पड़ा। और ये एक बहुत ख़तरनाक ऑर्गेनाइजेशन है। कहने के लिए इन्हीं ने अपना आर्म स्ट्रगल को बंद कर दिया कि हम अपने को सेकुलर भी अपने को कहते हैं, हालांकि नाम मात्र हैं, इसमें एक भी नॉन मुस्लिम नहीं है इनकी जमात में। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हरीश भारद्वाज जी हैं, नेता हैं कांग्रेस के। राहुल जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मनीष जी हमारे साथ कश्मीरी पंडित हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाए इससे पहले ग्राफिक्स के जरिए कुछ आंकड़े मैं आपको समझाना चाहूंगी। अलगाववाद पर शिकंजा किस तरह से मोदी सरकार ने कसा है, ये मैं चाहूंगी कि आप समझें कि मोदी सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और इस कड़े रुख के बाद किस तरह से कुछ लोग हैं जो छाती पीट रहे हैं, जिनका अलगाववाद के प्रति जो प्रेम है वो झलक कर सामने आ रहा है। पुलवामा हमले के बाद केंद्र सरकार ने अलगाववादियों पर शिकंजा कस दिया है। जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। क्या हो रहा है ये समझिए, मौजूदा स्थिति क्या है। अलगाववादी नेताओं पर ईडी ने एक के बाद एक कार्रवाइयां की है। टेरर फंडिंग कहां से हो रही है, बेनामी संपत्ति कहां कहां पर है। गिलानी पर फेमा के तहत 14.40 लाख रुपए का जुर्माना है, यानी कि 14,40,000 का जुर्माना। ईडी ने गिलानी से अवैध $10,000 की विदेशी मुद्रा भी जब्त की है। अब आप ये सोचिए, ये विदेशी मुद्रा आती कहां से है? क्या आपके पास है, क्या हमारे पास है? लेकिन इन लोगों के पास कहां से आती है? एनआईए और अन्य जांच एजेंसियां भी घाटी में आतंकी फंडिंग की जांच कर रही हैं। वही जेकेएलएफ का काला चिट्ठा भी आपको बताएंगे। सभी अलगाववादियों की सुरक्षा वापस ले ली गई है। हमारे टैक्स के पैसों से इन अलगाववादी आतंकियों को सुरक्षा दी जाती थी। ये वही अलगाववादी हैं जो कश्मीर में पत्थर बरसाते हैं। काला चिट्ठा जेकेएलएफ का क्या है? जेकेएलएफ का मुख्य यासीन मलिक, जिसको गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जेकेएलएफ का मुखिया यासीन मलिक, जिसको गिरफ्तार किया गया है। मलिक को जम्मू की कोट बलवल जेल में रखा गया है। जेकेएलएफ पर अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है। जेकेएलएफ क्या है जरा समझिए। काला चिट्ठा हम आपको समझा रहे हैं। जेकेएलएफ पर कश्मीरी पंडितों की हत्या का आरोप है। गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिबंध लगा है। जेकेएलएफ को कश्मीर में आतंक का जनक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1977 में अमानुल्लाह खान ने इंग्लैंड में की। आतंकी मकबूल भट्ट भी जेकेएलएफ के साथ जुड़ा था। आतंकी कनेक्शन क्या है वो भी समझ लीजिए जेकेएलएफ का। भट्ट ने 1971 में इंडियन एयरलाइंस का विमान हाईजैक किया था। काले कारनामे बता दें हम आपको। भट्ट को रिहा कराने के लिए जेकेएलएफ ने साजिश रची। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट इसको नाम दिया गया और साजिश रची। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने भारतीय राजनयिक को अगवा कर लिया और जब मांग नहीं मानी गई तो राजनयिक की हत्या कर दी। सबसे पहले बीएन झा साहब के पास आऊंगी। बीएन झा साहब, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है चुनाव आ गए हैं, लेकिन उससे पहले ये जो बड़ी कार्रवाई की है मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में, इस कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं आप? भगवान का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूं कि हे भगवान, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। ये काम बहुत पहले ही होना चाहिए था। दरअसल जो जेकेएलएफ की जो कहर है कश्मीरी पंडितों के ऊपर में, ये जब आप कोई भी जब सुनेगा या बोलेगा तो उसके आंसू भर जाएंगे, आंसू अपने आप ही निकल जाएंगे। देखिए, स्वतंत्र भारत में कभी कहीं पे ऐसा हुआ है या आज के विश्व में आप कभी ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि आपके नेबर, आपके जो लोग हैं कश्मीरी, वही आपको आके कहते हैं रालो चालो
या गाली, कन्वर्ट करो मुस्लिम में इस्लाम को, या यहाँ से भाग जाओ अपने औरतों को छोड़ के, या मरो। ये आज की दुनिया में कहाँ पे हो सकता है? ये तो कहीं भी नहीं एक्सेप्ट होगी। लेकिन ये कश्मीर में हुआ था और ये हमारे रहते हुआ था। जनवरी 19 को हर कश्मीरी चौक से ये आवाज आ रही थी, गालिब, तालिब या गालिब। मेरी पोस्टिंग आई थी श्रीनगर की 20 फरवरी को आई थी और 22 फरवरी को आई थी, और उसी दिन ये 4 एयरफोर्स के ऑफिसर्स मारे गए थे वहां पे, और उनका भी जिम्मेदार और कोई नहीं, JKLF ही है। और जब मैं वहां पे गया था तो हृदय इतना दुखी था अपने ही लोगों को देख के वहां पे, कि इस तरह से थ्रेट दी जा रही है। हर चौक पे लोग बंदूक लेके घूम रहे हैं या इस तरह के टेप चला रहे हैं। वहां पे टेप चल रही थी उन दिनों में म्यूजिक की, कि कश्मीरियों यहाँ से भाग जाओ। और हर नेबर, यूजली हम अपने नेबर का रक्षा करते हैं कि भैया अगर तुमको कोई प्रॉब्लम हो रही तो हमारे घर में आ जाओ। हर नेबर जिसको कि कश्मीरी पंडितों ने खुद ही बसाया हुआ था अपने लैंड से, एक दिन वही आके उसको कह रहे थे कि साहब आप तो भाग जाओ यहाँ से, आप यहाँ से भाग जाओ, हम आपको नहीं बता पाएंगे। तो ये जो चल रही थी वहां पे, लोग ट्राई कर रहे थे। गॉड नोज कि हमने कैसे सहन किया हुआ है। गॉड नोज कि उन दिनों में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन थे वहां पे कैसे सहन किया हुआ। वहां की तो जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो तो चूर चूर हो गई थी। लेकिन इसमें जो 2 हाथ मशहूर थे वो JKLF और वहां की अपनी राजनीति। जानते हैं अब्दुल्ला वहां पे चीफ मिनिस्टर थे और केंद्र में मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर थे। इन दोनों ने कश्मीर की राजनीति ऐसी चलाई कि जनवरी 20 1990 को वहां पे एक बिल्कुल लहर चल गई थी कि कश्मीर तो आजाद हो गया, कश्मीर आजाद हो गया। हमारे जो ऑफिसर्स मेस में काम करते थे वहां के नुमाइंदे, जो छोटे छोटे लड़के थे, वो कहते थे आके कि साहब कश्मीर तो आजाद हो गया। तो ये हालत थी उन दिनों में कश्मीर की। तो केंद्र सरकार में सईद मोहम्मद सईद और वहां पे अब्दुल्ला ने तो रिजाइन कर दिया था। ये शुक्र है उन दिनों में गवर्नर जगमोहन का कि जिन्होंने के पंडितों ने वो आशा दिलाई कि तुम घबराओ मत, हम तुम्हें सुरक्षित निकाल लेंगे। क्योंकि वहां पे उस समय में जैसी स्थिति थी उनको निकालने के अलावे और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो उन दिनों में जो गवर्नर ने काम किया, एकदम ट्रेंडस काम किया। उन्होंने सबों को निकाला और वहां से निकाल के सबसे पहले सुरक्षित किया उनको और उनके फैमिली को। तो ये तो एक ऐसा दाग है हमारे भारत पे कि जिसको मिटाया नहीं जा सकता। इस दाग को हम आज भी झेल रहे हैं। और देखिए, जब जब मैं कश्मीर को लेकर चर्चा करती हूँ, जब जब मैं आपके अनुभव सुनती हूँ या किसी भी रक्षा विशेषज्ञ के अनुभव सुनती हूँ, हमारे फौजियों के अनुभव सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये स्थिति पैदा ही क्यों हुई। क्यों? जो हमारा अंग है हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए हैं, कश्मीरी पंडित हैं। इससे पहले मैं राजनीतिक प्रतिक्रिया इस पर लूं, मनीष जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप कश्मीर में रहे हैं, कश्मीर की हकीकत को आपने देखा है, कश्मीर के दंश को आपने देखा है। आज जब JKLF पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तब क्यों वहां के राजनीतिक दल छाती पीट रहे हैं? क्या कश्मीर की राजनीति अलगाववाद के इर्द गिर्द घूमने लगी है? देखिए, जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, मगर एक ऐतिहासिक स्टेप उठाया है मोदी जी ने। और हमें पूरा मतलब आज आप जानते नहीं, हम मतलब तन और मन से मोदी जी के पीछे खड़े हैं कि जो पहले होना चाहिए था ये आज किया है। किसी भी और सरकार ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि JKLF जो कि रूट काज था हमारे एक्सोडस का, उसको बैन किया जाए। और उसके मतलब अभी जैसे महबूबा जी का बयान आ रहा है या और नेताओं का बयान आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कोई भी आदमी, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी चीज़ जो हमारे देश के विरुद्ध हो उसे हमें बैन कर देना चाहिए। उसको कोई भी अधिकार नहीं है। जो हमारे भारत पे विश्वास नहीं रखता, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास नहीं रखता, उसको हम खुला क्यों छोड़ते? और इसके पीछे राजनीतिक दलों का क्या मकसद है? राजनीतिक दल अपने मतलब अपना जो वर्चस्व बनाना चाहते हैं वहाँ पर दिखाकर कि लोगों के बीच कि जी अब इसने छोड़ दिया है तो हम इसके साथ खड़े हैं।
मगर ये बहुत ही एक काराना हरकत कहूँगा मैं इसको इन लोगों की, कि जो आतंकवादियों देशद्रोहियों के साथ खड़ा होना चाहते हैं। कांग्रेस ने क्या क्या बोया है हरीश जी, जिसे आज पूरा देश काट रहा है, और खासतौर पर कश्मीर के अंदर जो स्थिति आ गई है। आज देखिए, हम कह रहे हैं कि ये पहले हो जाना चाहिए था। आपने इतने साल राज किया, क्यों नहीं इसे बैन किया? देखिए, सर्वप्रथम तो 2 मिनट का समय दीजिए। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो नरेंद्र मोदी की जी पॉलिसी है वो पूरी तरह फेल हो चुकी है, नकारा सिद्ध हो चुके हैं। 173% जम्मू कश्मीर के अंदर टेरर अटैक बढ़े हैं पिछले 5 साल के अंदर। 93% हमारे जवानों के ऊपर जो कैजुअलिटी होती थी, जो मारे जाते थे, जो शहीद होते थे, वो 93% की संख्या इस नरेंद्र मोदी सरकार में बढ़ गई है। पत्थरबाजों की घटनाएं सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर हुई हैं। कश्मीर जो एक सही रास्ते पर आता जा रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी की इस सरकार ने अपनी गलबहियां जो महबूबा के साथ मिलाई, इसकी खामियाजा पिछले 5 वर्षों से ये भारतवर्ष झेल रहा है। जहां तक आपका प्रश्न है, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी 6 वर्ष तक सत्ता में रही, वाजपेयी जी सत्ता में रहे। यही यासीन मलिक के साथ उन्होंने एक स्टेक होल्डर, वाजपेयी जी ने इसको माना था, और उसके साथ न जाने कितनी बार मीटिंगें हुई थी। जितने भी अलगाववादी नेता हैं, दरअसल क्या है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी जो राजनीतिक सरगर्मियां चल रही हैं, चुनाव चूंकि 1 महीना का बचा हुआ है, उस अपने पाप को धोने के लिए तरह तरह के स्टंट बना करके इस देश के अंदर ये रख रहे हैं, ताकि लोगों के अंदर ऐसा महसूस हो कि सबसे बड़े देशभक्त तो यही है। अरे कुर्बानियां हमने दी, जानें हमने दी हैं, हमने इस देश को यहां तक पहुंचाया है, और आप हमारी देशभक्ति पर सवाल हर वक्त उठाया करते हो। ये बड़ी शर्म की बात है, निंदा की बात है। आपको ये समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो वो कांग्रेस की वजह से। आपने कहा था 370 हटाएंगे, आपने कहा हटाएंगे? आपने पहले ये क्लियर कर दीजिए कि शर्म लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आनी चाहिए या बीजेपी को आनी चाहिए? मतलब ये बता दीजिए आप, ये हमला किस पर है? भारतीय जनता पार्टी, अरे चौथे स्तंभ की ओर तो मैं इशारा ही नहीं कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ओर इशारा कर रहा हूं कि आपने 4 वर्ष तक जम्मू कश्मीर को महबूबा के हाथों में गलबैया सत्ता पाने के लिए, सत्ता के पद को पाने के लिए। राहुल जी से, मैंने इसलिए अपनी चर्चा की शुरुआत ही ये बोलकर की थी, ठीक है चुनाव आ गए हैं, ऐसा नहीं है। हम इसका स्वागत करते हैं। आपने जेकेएलएफ पे मैंने अपनी चर्चा की शुरुआत ही ऐसे की थी, लेकिन सर इसका मना नहीं कर रहे, इसका विरोध नहीं कर रहे। आप नीति पर स्पष्ट कीजिए। आपको लगता है कि नैतिकता के आधार पर आप बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन पर सवाल उठाने लायक हैं? क्योंकि आप खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार चला चुके हैं, और अभी भी एक सर सुनिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यकीन ना आए तो रक्षा विशेषज्ञ से पूछ लेंगे हम, वो बीजेपी की भाषा नहीं बोलेंगे। आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस सर आज जब जेकेएलएफ को, हर पार्टी को आप जब जेकेएलएफ को जब बैन किया गया है, जितनी टीस महबूबा मुफ्ती को है उतनी उमर अब्दुल्ला को भी है। सर उमर अब्दुल्ला भी सवाल खड़े हो रहे हैं, कर रहे हैं इस बैन पर। मेरी बात सुनिए, आप क्या कहना चाहती हैं? आप कश्मीर के लोगों को अलग थलग करके उनके जो किसी भी नुमाइंदे को आप बिल्कुल देशद्रोही साबित करना चाहती हैं? क्यों करेंगे हम देशद्रोही साबित? क्या कहना चाहती हैं? ये सर्टिफिकेट आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में और पीडीपी में क्या फर्क देखते हैं? वो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, जमीन आसमान का फर्क है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला अभी बोल रहे, सर ज्यादा पुराना मत जाइए, अभी जेकेएलएफ के बैन पर उमर अब्दुल्ला हम उसका समर्थन नहीं करते, बस आ गए ना सर अपने स्टैंड पर आप। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारा सहयोग है। वो पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, लेकिन आप महबूबा के साथ 4 साल गलबैया करते हैं, 370 धारा की इस देश को गुमराह करते हैं, और 370 धारा हटाते नहीं हैं। दीजिए, आप यही करिए। राहुल जी, इतने साल सरकार को हो गए, आप चुनाव आ गए, अब आपको याद आया हमें क्या करना था कश्मीर में? जब सरकार थी तब आप कहाँ थे? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूंगा, जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि यासीन मलिक, हाँ, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पार्टी, इसको बैन कर दिया संस्था को, जिसका मालिक था, जिसका चेयरमैन था यासीन मलिक। ये यासीन मलिक वही यासीन मलिक है जिसने 1990 में जिसके ऊपर FIR दर्ज हुई थी आतंकवादी गतिविधियों को लेके। यही वही यासीन मलिक है जो जाकर पाकिस्तान में हाफिज सईद के साथ अनशन पे बैठता था और रोना रोता था।
ये वही यासीन मलिक है ये जिसने वही जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है जिसने 1971 में प्लेन हाईजैक किया हाँ, था ये और वही जिसके है। साथ हाँ। आपकी सरकार के लोग मिलते थे, बैठते थे, बात करते थे। हमारी सरकार तो 5 से 6 साल रही है। ये वही यासीन मलिक है जिसपे 1990 में आतंकवादी गतिविधियों को FIR दर्ज हुई थी और 20 साल से ये खुलेआम घूम रहा था वहां की गलियों में। इसके ऊपर कांग्रेस ने किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया, इसे उठा के जेल में नहीं डाला। सबसे पहला काम सरकार बनते ही आपको ये करना चाहिए था। सरकार बनते ही सबसे पहला काम हमने वहां पे, मोदी जी ने वहां पे ऑपरेशन ऑल आउट चलाया। ऑपरेशन ऑल आउट चलने से वहां पे आतंकवादियों को मारा गया, जिससे कि ये बौखलाए पड़े थे। सारे जितने भी ये थे सब बौखलाए पड़े थे वहां पे। और सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। चर्चा चल रही है, टेक्निकली प्रॉब्लम्स आती हैं, आप अपना फोन महबूबा मुफ्ती और ये उमर अब्दुल्ला बौखलाए पड़े हैं। इन्होंने आज कहा कि मतलब ये इसकी यासीन मलिक की संस्था को बैन करने से लेकर बौखलाए हुए हैं। और ये यासीन मलिक वहां पे पत्थरबाजों को पैसे देकर सेना के ऊपर हमले करवाता था। और यासीन मलिक, सर यासीन मलिक को पैदा हुआ कितना टाइम हो गया? यासीन आप तो मलिक ऐसे बात कर रहे हैं जैसे यासीन मलिक कल पैदा हुआ और आज आपने कार्रवाई कर दी। तो यासीन मलिक तब सही था जब से आप सरकार में आए हैं, तब क्यों नहीं कार्रवाई की थी आपने? हमने तभी से इसके ऊपर प्रतिबंध लगा के बैठे हुए हैं और हमने इसके आप प्रतिबंध लगा के बैठे हैं, आप लगाया सर प्रतिबंध। सवाल अगर नहीं उठे तो क्यों ना उठे। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रही हूँ, उसके बाद BN झा साहब आपके पास आऊंगी। दोनों ही राजनेता अपनी अपनी बात कर रहे हैं। कांग्रेस बोल रही है PDP के साथ गठबंधन बीजेपी ने किया, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से वाकिफ हैं, जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों से वाकिफ हैं, आप जानते हैं वहां पर किस तरीके की प्रॉब्लम्स रहती हैं, पॉलिटिकल इश्यूज क्या रहते हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं सर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए सर। ब्रेक के बाद दोबारा आपके पास आऊंगी। एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। ठीक है सर, मैं ब्रेक के बाद दोबारा आपके पास आऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यासीन मलिक जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, JKLF पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो क्यों वो राजनेता जो कभी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनकर बैठे थे आज छाती पीट रहे हैं? गद्दारों से इतना प्रेम क्यों है महबूबा मुफ्ती को और उमर अब्दुल्ला को? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? यानी ये मान के चले कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी राह पर आगे बढ़ रही है जिस राह पर PDP आगे बढ़ रही थी, या यूं कहे कि अलगाववाद की राह पर आगे बढ़ रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस भी? जब गद्दारों पर शिकंजा कसा जा रहा है तो कुछ राजनेता निकलकर बाहर आ रहे हैं। क्या गद्दार जो हैं आपस में एक अलग ही तरीके का रिश्ता रखते हैं? हम किसी को देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, किसी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी आतंकी का समर्थन करते हैं तो आपको किस कैटेगरी में रखा जाए, ये बड़ा सवाल है। पहले एक ग्राफिक्स के जरिए आंकड़ों को देखिए कि अलगाववादियों ने कितने नरसंहार के दर्द दिए हैं कश्मीर को, जो बड़े नरसंहार हुए हैं। डोडा नरसंहार की याद आपको दिला दें, 1993 में बस रोककर 15 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। डोडा नरसंहार, जो बड़े नरसंहार हुए हैं, ये सब अलगाववादियों की देन। बंधावा नरसंहार 1998 में आतंकियों ने 23 लोगों को गोलियों से भून दिया था। किसी को कुछ नहीं पता किसी क्या कसूर था, क्या गलती थी, आतंकियों की कायराना हरकत क्या थी, वो देखिए जरा। वही साल 2000 में भी 30 अमरनाथ यात्रियों की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। ये किसकी देन है कश्मीर को? इन आतंकियों को पैसा ये अलगाववादी देते हैं, ये कहीं छुपा हुआ नहीं है। 2000 में 36 सिखों की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। चित्ती सिंहपोरा की बात कर रहे हैं हम। वहीं डोडा में 2001 में 6 हिंदुओं की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों की फंडिंग कहां से होती है ये सब जानते हैं। यही अलगाववादी आतंकी हैं जो पत्थर पकड़ाते हैं, जो बंदूकें पकड़ाते हैं। 2001 में आतंकियों ने रेलवे स्टेशन पर 11 लोगों की हत्या कर दी थी, जम्मू रेलवे स्टेशन पर जो नरसंहार हुआ था। ये तस्वीरें कितनी खौफनाक है। कश्मीर जिसे स्वर्ग कहा जाता है, उस स्वर्ग को कितने दाग दिए हैं। रघुनाथ मंदिर की बात करें तो 2002 में रघुनाथ मंदिर पर आतंकियों ने 2 बार हमला किया। वहीं पहला हमला जो हुआ रघुनाथ मंदिर पर 30 मार्च और दूसरा हमला जो हुआ वो 24 नवंबर को हुआ। वहीं दोनों हमलों में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जिनके साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन BN झा साहब है। सबसे पहले BN झा साहब आप ही के पास आऊंगी। जिस सवाल के साथ आपको छोड़ के गई थी, एक ही सिक्के के दो पहलू, आप बताइए किसको सर्टिफिकेट देंगे कि नहीं तुम सही हो और तुम गलत हो? अगर पत्थरबाजों का कोई समर्थन कर रहा है तो उसे भी पत्थरबाजों की कैटेगरी में क्यों ना रखा जाए? जो आतंकियों का समर्थन कर रहा है उसे आतंकियों की कैटेगरी में क्यों ना रखा जाए?
बिल्कुल सही, आपका क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही है। लेकिन इससे पहले कि मैं इन क्वेश्चन पे आऊं, मैं दो चीज आपको बताना चाहूंगा। एक तो अभी जो हमारे कांग्रेस के भाई ने कहा था कि हमने इतने बलिदान दिए हुए हैं देश के लिए, मैं यही कहना चाहूंगा सबसे पहले कि वो बलिदान सिर्फ आपने नहीं दिया था, वो पूरे देश ने दिया था। और उस समय का जो वो कांग्रेस है, वो कांग्रेस आज नहीं है। उसमें हमारे भी फोर फादर्स थे, उसमें आपके भी फोर फादर्स होंगे और बहुत और सारे लोग होंगे। तो इसलिए उसको छोड़ दीजिए। दूसरी बात, आज अब जब भी बात करते हैं कि कश्मीरी, तो कश्मीरी में प्लीज स्पेसिफाई कीजिए कि आज जो कश्मीरी है वो सिर्फ कश्मीरी मुस्लिम है, वो कश्मीरी वॉइस नहीं है। क्योंकि जितने पंडित हैं उनकी वॉइस कश्मीरी में से नहीं आ रही है। इसको तो यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ। दूसरी, पत्थरबाजों की, तो ये पत्थरबाजों की जो आपने भी बात की है, इन पत्थरबाजों में तो इसको तो बहुत पहले से ही इसके ऊपर में वही एक्शन होना चाहिए जो कि आज हुआ है। आज जनरल साहब ने कहा है कि अगर कोई पत्थर फेंकता है तो हम उसको उसी तरह से ठीक करेंगे जैसे कोई हमारे ऊपर में हमला कर रहा है। ये बहुत पहले होना चाहिए था। तो इसलिए इसको आप ऐसे रखिए जी। तीसरी बात, जो अभी जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, ये एक्शंस का असर जो हमारे देश के लोगों पे पड़ रहा है, ये जो देश के ऊपर में लोगों को पड़ रहा है, वो उसी तरह से हो रहा है जैसे कि मान लीजिए आज अगर हम दुश्मनों पर थप्पड़ मारते हैं तो दर्द होता है कांग्रेस को। तो इस तरह की बात हो रही है, ये कभी भी किसी तरह मुझे आपकी इस बात पर आपत्ति है और मैं घोर आपत्ति दर्ज करता हूं आपकी इस बात पर। एक बार आपत्ति सुन लीजिए। कैप्टन साहब आप बाइस होकर के बात ना करें। आपत्ति सर, वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं मुझे है। आप नहीं प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, वो मतलब जो कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं वो बीजेपी सवाल के प्रवक्ता ये है। कैसे कह सकते हैं कि दर्द कांग्रेस को होता है? किस तरह दर्द होता है, आप कैसे महसूस कर रहे हैं सर? सॉरी आप जैसे रक्षा विशेषज्ञ को तो अनबाइस्ड बात करनी चाहिए। आपने सर्टिफिकेट दे दिया हमको कि हमको दर्द हो रहा है, आपको कैसे पता लगा इस बात का? लेकिन यही आज तो मैं देख रहा हूँ। देखिए किसी के जैसे अभी कल सैम का वक्तव्य आया था, क्यों ऐसा हो रहा है? जिस तरह से आपके वक्तव्य आ रहे हैं, क्यों ऐसा आ रहे हैं? देखिए आपने एक बार प्रश्न तो ये उठाया नहीं, हम अपना जीवन आपको दे देते हैं। आपके 4 वर्ष तक महबूबा मुफ्ती के साथ गलबैये करने के बाद में आप जब अंतिम समय चल रहा है मोदी सरकार का, उस वक्त आप इस पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। आप 4 वर्ष 8 महीने से कहां सोए हुए थे? सर हरीश जी, वो एंकर मैं हूं, वो प्रश्न मैं बीजेपी पर उठा रही हूं। लेकिन आपसे अगर रक्षा विशेषज्ञ, सुनिए सर, वो लोग सेना में रक्षा हैं। विशेषज्ञ ने जो बात कही है वो बिल्कुल घोर मैं विरोध करता हूं उसका कि अगर थप्पड़ आतंकवादियों को लगता है तो दर्द कांग्रेस होता है। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? विरोध आप उमर अब्दुल्ला का क्यों नहीं करते? इतना ही विरोध दिग्विजय सिंह का क्यों नहीं करते? इतना ही विरोध क्यों नहीं करते थे आप? करते हैं और सभी का जो देश के खिलाफ बोलेगा, जो देश के आप विरोध में बात करेगा, और लेकिन अगर कोई बाइस्ड होकर के बात करेगा तो हम उसका भी विरोध करेंगे। सुनिए, जिम्मेदारी से आप राहुल गांधी का विरोध करिए ना, जो मसूद अजहर जी बोलते हैं, करिए ना जिम्मेदारी से विरोध, करिए ना दिग्विजय सिंह का विरोध, जो पुलवामा हमले को घटना बोलते हैं, रविशंकर प्रसाद का भी विरोध करते हैं, हम संबित पात्रा का विरोध करते हैं, उन्होंने जी बोला है, करिए उनका भी विरोध करिए, राहुल गांधी का भी प्रसाद का भी विरोध करते हैं, आप करिए ना, रविशंकर प्रसाद का विरोध करिए, आप राहुल गांधी का भी विरोध करिए ना, आप उमर अब्दुल्ला का भी विरोध करिए ना, आप एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगने वालों का विरोध करिए। आप ये कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दे की बात देखिए मैडम, मुद्दे की बात ये है कि जम्मू कश्मीर में 5 वर्ष से बिल्कुल आग लगी हुई है। मोदी सरकार जम्मू कश्मीर की नीति पर पूरी तरह विफल हो चुकी है। ना सर, आप क्यों नहीं करें? नवजोत सिंह सिद्धू के बयान को आप निजी बयान बोल देते हैं, उमर अब्दुल्ला के बयान को निजी बयान बोल रहे हैं, सैम पित्रोदा के बयान को निजी बयान बोल रहे हैं। जब सबके निजी बयान है तो कांग्रेस कहां पर है? कश्मीरी पंडित वैदिक तो आपके भारतीय जनता पार्टी के वहां पे उससे मिले थे। मेरी भारतीय जनता पार्टी नहीं है सर, बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए, मेरा कुछ नहीं है, बहुत बड़े नेता थे। मेरा कुछ नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं? मैं कह रहा हूं आप मुद्दे की बात करिए। मुद्दे यही मुद्दे हैं सर, देश के मुद्दे यही हैं। मुद्दा नहीं है, मतलब आप आतंकियों को सम्मान दे रहे हैं, सेना के मुद्दा नहीं है मुद्दा सर। आप आतंकी को, आतंकवादियों को आप इतनी इज्जत देते हैं, मुद्दा नहीं है। सैम पित्रोदा बोलते हैं, सैम पित्रोदा की जी को ऊपर कभी आपने डिबेट कराया? उन्होंने जी का बोला था। सैम पित्रोदा एक सेकंड मनीष जी दुख की बात है। मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगी। इस बीच शब्बीर अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विधायक हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। शब्बीर अहमद साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। हमें आवाज नहीं आ रही है। शब्बीर अहमद साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ आवाज मिल रही। सर, यासीन मलिक से किसी तरीके का कोई खास गठजोड़ है क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का? हो सकता है सवाल थोड़ा तीखा लगे आपको, लेकिन प्लीज जवाब दे दीजिएगा। ये गठजोड़ ऐसा ही है जैसा बीजेपी को आरएसएस के साथ है।
कल मतलब हमारे गठजोड़ तो कल है। हमारे देखिए ना, कल गोरगांव में क्या हुआ, कल मुसलमानों को आपने पिटाई की, ऊपर डंडे बरसाए। क्या हमारा हक, हम दो नंबर के शहरी नहीं, कभी नहीं बन सकते, हमारे पास एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है। सवाल रहा मोहम्मद यासीन मलिक का, वो तो कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहा है, उसका अपना व्यू किससे पॉइंट। आजादी चाहिए सर? जम्मू कश्मीर की आजादी के लिए वो किससे लड़ रहा आजादी है। चाहिए? एक सेकंड सर, एक सेकंड। ये जो मंच है सर, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे सवाल पूछती हूँ और बहुत जिम्मेदारी से और बहुत संयम के साथ आपको सुनूंगी, लेकिन सर वो बयान नहीं सुनूंगी जो देश के टुकड़े करने वाले होंगे। किससे आजादी चाहिए यासीन मलिक को? नहीं, हम इसका विरोध करते हैं, इस शब्द का बड़ी विरोध की करते हैं। बात है, ऐसी बातें करते हैं। आप डिसर्ट सुनना नहीं चाहती हो। नहीं, मैं आप सुनूंगी हमारी बात सर, सुनना नहीं मैं चाहती। सुनूंगी, लेकिन मैं वो बयान नहीं सुनूंगी जो देश को तोड़ने वाले हो। वो तो हो गया ना, वो बीजेपी कर रही है, आज नहीं वो हो जाएगा। वो बीजेपी इंशाल्लाह, जब तक बीजेपी रहेगी, हिंदुस्तान का खतरा है, भारतवासियों का खतरा है। क्लास में बटा रहे हो आप, लोगों को बटा सर रहे हो। बीजेपी को भी, चाहे बीजेपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे जेकेएलएफ हो, चाहे कांग्रेस हो, भारत है, इसका कोई भारत अखंड है सर। इस मुद्दे पर बताइए। शबीर साहब, शबीर साहब, शबीर साहब, ये लोगों से बात कर रहे हो आप, ग्राउंड हकीकत तो सुन रहे हो। सर मैं सुनती हूँ सर आपकी ग्राउंड हकीकत, बताइए जरा क्या है ग्राउंड हकीकत? सुनिए ना, बीजेपी ने 4 साल हुकूमत की, 5वां साल आ गया, अब इलेक्शन के 1 महीना है, अब उसको जेकेएलएफ भी याद आ गया, अब उसको जमात इस्लामी याद आ गया। वो 4 साल से हुकूमत कर रहा है। मिलिटेंट अगर 50 मिलिटेंट मार रहे हैं तो 200 नए बन रहे हैं। कितनी देर आप खुश हैं आप? जो खुश हैं आप 200 नए बनने पर? आप कामयाबी का झंडा कहाँ जोड़ रहे हो? यहाँ शबीर साहब, मालूम है। शबीर साहब, अरे सर आप विधायक हैं, हमारा ही टैक्स जाता है सर आपके पास, आप खुश हैं क्या? हमारा टैक्स नहीं, हमसे खून चूस रहे हैं आप लोग, हमारा पानी जा रहा है, हमारी बिजली जा रही है। सर शर्म आ रही है? बड़े शर्म की बात है, सर शर्म आ रही है आपको? हमारा पानी बहुत शर्म की बात है। शर्म आ रही है शबीर आपको? अहमद साहब, बहुत शर्म की बात है ये। आप कह रहे हैं हमारा religious ground पे divide कर रहे हैं। शर्म आ रही है सर? आप किस मंच पर बात कर रहे हैं ये पता है ना सर आपको? हाँ मुझे पता है, ये बीजेपी की चैनल है। सर शर्म कीजिए, शर्म कीजिए सर, शर्म कीजिए। मानहानि का नोटिस भेज दूंगी आपको दोबारा अगर आपने बीजेपी का चैनल बोला तो। आपको शर्म आनी चाहिए, सच सुनने की आपकी हिम्मत नहीं होती है, और यही औकात है आपकी कि मेरे सवाल आप नहीं सुन पाएंगे, फोन आप काट दे रहे हैं। दोबारा से मैं चाहूंगी जरा कोई फोन करे और मैं चुनौती देकर कहती हूँ शबीर अहमद साहब को, फोन उठाए और मेरे सवालों का जवाब दे। किससे आजादी चाहिए यासीन मलिक को? किस गठजोड़ के साथ आप बैठे हैं यासीन मलिक के? चुनौती से कह रही हूं आपको, फोन उठाइए आप मेरा। बेल जा रही है, बेल जा रही है, सुने हमारे दर्शक, बेल जा रही है और फोन नहीं उठ। शबीर साहब, शबीर साहब, बहुत जिम्मेदारी से और बहुत चुनौती के साथ सवाल पूछ रही हूँ आपसे, बहुत चुनौती के साथ। बताइए जरा यासीन मलिक को। आप इम्पार्शल नहीं हो, आप एक शबीर अहमद साहब, आप हमारे बोलने नहीं देते हो। सैलरी ले रहे तो हैं, शबीर साहब, मैं कितनी पार्शल और कितनी इम्पार्शल हूँ ये इसी में पता लगता है। मैं अभी भी आपको सर बोल रही हूँ, अभी भी सर बोलकर बात कर रही हूँ सर आपसे। हमें आपस में ये इंडिविजुअल किसी का नहीं है, ये हम जात की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये हमारे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ये बताइए जेकेएलएफ को, यासीन मलिक को किससे आजादी चाहिए और क्यों आप समर्थन कर रहे हैं यासीन मलिक का? हम नहीं कर रहे हैं समर्थन, किससे बोला हम? अभी तो आपने यही बोला जैसे बीजेपी आरएसएस का गठजोड़ है वैसे आपका यासीन मलिक के साथ गठजोड़ है, यही तो कहा आपने। नहीं, हमारा गठजोड़ यासीन मलिक के साथ कोई गठजोड़ सुनवा दें आपको, सब कुछ रिकॉर्ड होता है सर, यहाँ पर सब रिकॉर्ड होता है। हमारा गठजोड़, हमारा और सर शबीर साहब आप हमारे मेहमान हैं। शबीर साहब आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे मेहमान हैं। चैनल पर हम आपको चर्चा के लिए शामिल करते हैं, इसलिए आपको एक मौका दे रही हूँ। अभी आपने बीजेपी का चैनल कहा, इस शब्द पर मुझे आपत्ति है, आप माफी मांग लीजिए, वरना मानहानि के नोटिस के लिए आप तैयार रहिए। मैं वकील भी हूँ, आप सुनिए। सर मैं भी वकील हूँ और मैं पत्रकार भी हूँ। आप अपनी वकालत की अकड़ मत दिखाइए मुझे। आप मुझे बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं, कानूनी तौर आपको आप एजेंट बता रहे हैं मुझे। एक सेकंड शबीर साहब, एजेंट बता रहे हैं आप मुझे? यहाँ 3 गवाह बैठे हैं आप सबके सामने, एक जिम्मेदार पत्रकार को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं, मैं बीजेपी का चैनल बता रहे हैं आप? पूरा देश देख रहा है बहुत जिम्मेदारी से। आपको हम चर्चा के लिए शामिल करते हैं और अक्सर आपसे मैं बातचीत करती हूँ, अक्सर चर्चा करती हूँ, इसलिए जिम्मेदारी से बोल रही हूँ। अपने शब्दों को वापस लीजिए आप। अच्छा मैंने वापस ले लिया, बोलिए सवाल। सॉरी, अब सवाल सुनिए सर आप। यासीन मलिक जो हैं, जब उनके ऊपर बैन लगाया जा रहा है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीड़ा क्यों हो रही है? अब आइए मुद्दे पर आप।
आपने बैन क्यों लगाई, ये जरा हमें 4 साल में क्यों लगी, आज लगी? ठीक है सर, राहुल जी अब बताइए बैन क्यों लगाया? सवाल बिल्कुल वाजिब है। 4 साल आपकी सरकार में रहे, 5वां साल चुनावों का है, अब आपको याद आ रहा है? सवाल वाजिब है। सवाल वाजिब है। हमने जो मोदी जी ने ये ऑल आउट के शुरू करा था, उसके अंतर्गत इन लोगों को मिर्ची लग रही है और ये लोग जो है हमारे को वहां पे आतंकवादियों को ठोकने भी नहीं दे रहे। आतंकवादियों के साथ खड़े हैं ये लोग, और ये महबूबा मुफ्ती और ये उमर अब्दुल्ला, ये सब लोग आज यासीन मलिक का फेवर कर रहे हैं। ये वहां पर काम ही नहीं करने देते हमारे को। हम वहां पे काम करना चाहते, काम नहीं करने देते। हमारी सेना वहां पे जो है सेना। मैं आऊंगी शबीर साहब, मैं आऊंगी आपके पास। एक मिनट, बी एन झा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बी एन झा साहब, अगर ऑपरेशन ऑल आउट से पहले ही यासीन मलिक पर बैन लगा दिया गया होता तो हो सकता है कि ऑपरेशन ऑल आउट की नौबत ही नहीं आती। क्या ऐसी संभावना दिखती है आपको? नहीं, मैं संभव इससे अभी मैं डिफर करता हूं, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल विल ना हो तब तक आप ऐसा कदम नहीं उठा सकते हैं। और जब तक महबूबा मुफ्ती सीएम थी, इस तरह की पॉलिटिकल विल सरकार में नहीं थी क्योंकि वो इस तरह का एक्शन ले सके। और एक और बहुत बड़ी बात है जो आपको आज याद करना होगा। देखिए, इस पे जो JKLF पे जो अभी लगा हुआ है बैन, यासीन मलिक को भी अंदर किया हुआ है। ये यासीन मलिक कौन है? ये वही है जिसने महबूबा की बहन को अगवा किया था, इसी ने किया था। और आज उस महबूबा की आप आवाज सुनिए। क्या किसी तरह से लगता है कि ये महबूबा और ये यासीन मलिक किसी तरह से अलग हैं? नहीं, ये सब एक ही, वो कहते हैं ना कि एक ही बर्तन के खट्टे बट्टे हैं। ये सब वही हैं अभी। और जब तक बीजेपी और PDP की सरकार थी, शायद पॉलिटिकल विल उनमें नहीं थी। भारद्वाज साहब, आप मुझे माफ करें क्योंकि मैं ये सब देख के आया हूँ, इसलिए कभी कभी जब मैं ये बोल रहा हूँ तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। प्लीज आप वो ना रखें। मैं ये सब देख के आया हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। थोड़ा समय मेरे पास आखिरी पड़ाव है चर्चा का। भारद्वाज जी, मैं जानकारी थोड़ी सी देना चाहता हूँ सर। जिस वक्त महबूबा मुफ्ती की बहन को छोड़ा गया, उस वक्त उनके पिता सईद जो पूर्व मुफ्ती मोहम्मद सईद उस वक्त गृह मंत्री थे, जनता दल की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी का उस सरकार को समर्थन था। 5 आतंकवादी छोड़े गए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। जिसमें जय श्री सरगना भी था। बिल्कुल सही कहा आपने। कश्मीरी पंडित हमारे साथ। देखिए, मैं निश्चित तौर पर आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको इंक्लूसिव पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं पर एक और आपको जो आतंकवादी हैं, जो वहां के लोग, जो हमारे निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, उनके ऊपर सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन वहां के आम नागरिकों को, वहां के लोगों को इंक्लूसिव करना पड़ेगा, अपने साथ समाहित करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है 5 साल में क्लियर नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ मैं, सब बयान कर रहा हूँ कि ये ऐसा हुआ था। केस तो आपके वकील ही लड़ते हैं ना वहां जाके। टुकड़े टुकड़े गैंग का केस तो आपके वकील ही लड़ रहे हैं ना वहां पे। कपिल सिब्बल जी आपके आतंकवादियों का केस लड़ते हैं, अलगाववादियों का केस लड़ते हैं। ने केस नहीं लड़ा है। राम जेठमलानी जी आपके जो सांसद हैं, उन्होंने केस लड़े हैं हमेशा टुकड़े टुकड़े गैंग का केस कपिल सिब्बल हमने हमेशा आतंकवादियों के विरोध में कपिल सिब्बल जी खड़े हैं। अफजल गुरु को फांसी चढ़ाई है। आपने अफजल गुरु की फांसी का विरोध करने वाली महबूबा के साथ अपने गलबैयां बजाई हैं। आप ये बातें हमसे ना सुनाइए, हमें देशभक्ति का पाठ मत सुनाइए। मनीष जी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या PDP की बात करें, और आप कश्मीरी पंडित हैं, आप वहाँ की विचारधारा को भी जानते हैं, वहाँ के लोगों को भी जानते हैं, कश्मीर के लोगों के दंश को भी जानते हैं, और वहाँ जो कुछ भी हुआ है, जो अत्याचार है, आज भी जब हम पढ़ते हैं कश्मीर के उस दंश को, आज भी जब हम देखते हैं उन पुरानी रिपोर्ट्स को, तो लगता है कि कश्मीर जिसे स्वर्ग कहा जाता है, उस घाटी के अंदर इतने दाग कैसे हैं। ऐसे में मौजूदा परिस्थितियों को देखें तो JKLF का बैन होना कितना सही? देखिए, जिस JKLF को बहुत पहले बैन हो जाना चाहिए था। 30 साल मतलब हमने बड़ा संघर्ष किया है कि हम इनके खिलाफ खड़े हुए, कई हमारी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने लड़ा कि JKLF को पहले बैन हो। आज हुआ है तो ये बहुत ही मतलब वेलकम स्टेप है हमारी तरफ से कि आज किसी ने तो जोर दिखाया। और आज अभी बड़ी हरीश जी की बात सुनकर मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि कांग्रेस हर समय अपने निर्वाह क्यों नहीं करती, अपने जो उसके दायित्व हैं। कांग्रेस हमें पीछे हट रहती है। नहीं, कौन सा निर्वाह नहीं किया? बहुत जगह आप देखिए, कांग्रेस के राजीव गांधी के जो डेलीगेशन के साथ गए थे,
जिन्होंने मतलब गवर्नर जगमोहन जब थे, अगर जगमोहन जी को वापस बुलाने में बहुत फोर्स किया कि वीपी सिंह सरकार को सर वापस बहुत बुला संक्षेप लीजिए। में जवाब दीजिएगा मनीष जी। पॉलिटिकल विल की बात करें तो लगता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में, जब कांग्रेस चाहे एनसीपी के गठजोड़ की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की रही तब की बात करें, वो पॉलिटिकल विल नहीं थी कि इतना स्ट्रॉन्ग फैसला लिया जा सके। बिल्कुल विल नहीं थी, वो ठीक है तो सर, बिल्कुल ठीक है सर। आप बीजेपी के प्रवक्ता मनीष जी भी नहीं है, फटाफट से सर आपसे सवाल है मेरा, जल्दी से बता दीजिए राहुल जी कि अब जब हम पॉलिटिकल विल की बात करते हैं, जो विल आपने अब दिखाई है वो पहले क्यों नहीं दिखाई थी? हमने अब तो दिखाई है, कांग्रेस की सरकार तो वहां पे 30 चलिए, साल से थी। जाते जाते दिखा दी, एक बात और कहना चाहूंगा मैं, अपने लोगों की तरफ से एक बात और कहना चाहूंगा, मोदी जी एक धक्का और दो और बचे हुए आतंकवादियों और अलगाववादियों को भी ठोक दो। ठीक है, हरीश जी फाइनल कमेंट सर। देखिए, जम्मू कश्मीर का जो आग लगी हुई है उसमें पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 वर्षों में उसकी निष्फल और फेल हो गई है। सर, इन्होंने वायदा किया जेके अलग जो बैन किया उसका समर्थन करते हैं, नहीं खाली इतना बता दीजिए। 370 टारगेट नहीं उठा। अब ये इस तरीके की सर वो वादे नहीं कर पाए पूरे, मैं मानती हूँ, मैं नहीं कर पाई, बता रहा हूँ। हाँ या ना बताइए सर। सर जेकेएलएफ को बैन जो किया गया है उसका समर्थन करते हैं, नहीं? हाँ या ना बताइए जो सर। जेकेएलएफ को बैन किया गया है उसका पूर्णतः समर्थन करता ठीक है हूं, लेकिन जो मोदी की नाकामी है ये उसको छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये प्रोपेगेंडा है। ये बिल्कुल कश्मीर को इन्होंने आग में झोंक दिया है। सर 30 सेकंड है, सर 30 सेकंड है मेरे पास, सर मैं आपको शामिल करना चाहूंगी फाइनल कमेंट के साथ। झा साहब आगे क्या होना चाहिए कश्मीर के अंदर, आगे क्या हालात सुधारने के लिए आगे क्या होना चाहिए, जो ये पूरा जो इस वक्त परिस्थितियां बनी हुई हैं उन परिस्थितियों से हम उबर कर आ सके? अभी मोदी जी ने बहुत ही अच्छा किया हुआ है। सरकार ने जो अभी स्टेप लिया हुआ है, अभी जो बैन हो रहे हैं सब, इस बैन के पहले भी आप देख लीजिए 100 कंपनी 173% टेरर अटैक बढ़ गया, आप कह रहे बहुत अच्छा हुआ है। करी है। इन 100 कंपनी को इन्वेस्ट करने के बाद एक एक करके वो जो स्टेप ले रहे हैं, वो यही एक तरीका है जिस तरह से कि आप वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को बहाल कर सकते हैं। ठीक है सर, शबीर अहमद साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अहमद साहब सुन पा रहे हैं? दिया तो बोले शबीर अहमद साहब आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर अंत में भी कुछ सही हो रहा है तो उसका स्वागत नहीं करना चाहिए या फिर कोसते रहेंगे कि पहले नहीं किया हमने ये करना चाहिए? देखिए ना, ये सियासी फायदे की बात है। मोदी सरकार गई तो फिर ये यहाँ पे पंगा लगाएंगे। ये हालात इस तरह ठीक नहीं होते, आपस में बैठ। चलिए, पूरा मामला राजनीति में उलझा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देश की राजनीति और कश्मीर की राजनीति के अंदर जिस तरीके से मोड़ आ रहा है, ये मोड़ देखने वाला है, लेकिन सबके बीच हमें राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। अलगाववादी आतंकियों का जब सफाया हो रहा है, जब उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो क्यों हमारे राजनीतिक दल उसमें भी रोड़ा अटका रहे? भूल गए आप कश्मीर के दंश को, भूल गए कश्मीर के अंदर जो दर्द दिया है, भूल गए किस तरह से कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ है। अगर नहीं भूले हैं तो जेकेएलएफ का समर्थन क्यों कर रहे हैं? ये सच है कि जख्म दिख नहीं रहे, लेकिन ये मत सोचिएगा कि दुख भी नहीं रहे। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।